हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यानी लगातार कराए जा रहे हैं। उन्हीं में ये एक अगली वीडियो है जो आपके यानी बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें और आपको बता दें कि इन प्रश्नों से जो और भी अन्य प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हम कराएंगे। तो आप यानी पूरा यानी अच्छे से देखें, क्योंकि एक प्रश्न से संबंधित और भी प्रश्न जुड़े हुए होते हैं। वो सभी प्रश्न हम लगातार कराते हैं जिससे एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं, क्योंकि एक एक प्रश्न का यानी बहुत बड़ा महत्व होता है। एक प्रश्न का आपका यानी 2.5 नंबर मिलेगा, कितना 2.5 नंबर आपको मिलेंगे। इसलिए एक एक प्रश्न का मतलब बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनकी वीडियो जो लगातार अपलोड की जा रही हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है। ऑप्शन ए सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारत का परिसीमन आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय सूचना आयोग या ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, भारत का परिसीमन आयोग। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है, तो भारत का परिसीमन आयोग अनुशंसा करता है। आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है आपका 82। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत संसद हर जनगणना के बाद हर जनगणना के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन आयोग का गठन करती है। और जो ये परिसीमन आयोग, यह परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसके अनुसार, ये मतलब जो आयोग है वो परिसीमन अधिनियम प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है। किसका करता है, जो संसदीय निर्वाचन की सीमाओं का सीमांकन करता है। क्या करता है, सीमाओं का सीमांकन करता है। और भारत में कितनी बार ऐसा हो चुका है, तो 5 बार। भारत में 5 बार हो चुका है। और आपको बता दें कि ये कब कब हो चुका है, तो 5 बार आपका तो 1952, उसके अलावा 1952 में पहली बार, दूसरी बार 1963, उसके बाद तीसरी बार आपका हो चुका है 1973, उसके अलावा 2002, उसके अलावा आपका 2020 में। कब, 2020 में। ये मैंने 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में और 2020 में। ये आपका अभी तक परिसीमन हो चुका है, 5 बार हो चुका है भारत में। और ये उनकी डेटें हैं। यदि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे। जबकि हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसके कई अन्य प्रश्न जो बन सकते हैं वो सभी बताएं। जैसे भारतीय जो परिसीमन आयोग है उसका वर्णन किसमें, 82 में। भारतीय परिसीमन आयोग का क्या काम है,
तो केंद्र सरकार एवं परिसीमन आयोग का जो गठन करती है। उसके बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है। अब तक कितनी बार ये यानी हो चुका है, तो 5 बार हो चुका है। उनकी डेट भी हमने आपको बताई हैं। तो आपके जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम सभी आपको लगातार आगे भी बताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक क्षेत्रों और उसके विभाजन के प्रावधानों यानी प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 और 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 82 और 168, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 और 168 और ऑप्शन डी 82 और 170। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 82 और 170। कौन सा है? अनुच्छेद 82 और कौन सा? 170 है। अनुच्छेद 82 और 170 में क्या है? प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन, किसका? प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान करते हैं। किसका? जैसे जो राज्य उनके निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव किया जाता है। कौन कौन से अनुच्छेद से? तो 82 और 170 से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य को यानी सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी 6 वर्ष। राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और आपको इसमें महत्वपूर्ण बात और बता दें कि ये अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। किसका विघटन नहीं होगा? राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 83 के तहत विघटन नहीं होगा। उसके अलावा आपको बता दें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। और इसके अलावा 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होंगे। कितनी वर्ष पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होंगे। कितने पर? 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होंगे। और आपको बता दें कि जो आपकी जैसे इसके राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
और एक और जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन उसके एक सदस्य का यानी जो उसके यानी अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि 6 वर्ष लगा देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो जैसे उपराष्ट्रपति हैं तो उनके लिए आपका क्या है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो इसके यानी सदन के सदस्य भी नहीं होते और इस यानी सदन के अध्यक्ष भी रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप भी इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तब निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का काल बढ़ाने का अधिकार है। ऑप्शन ए भारतीय संसद, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए भारतीय संसद। जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तब निम्नलिखित में से किसे लोकसभा कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है? तो भारतीय संसद को है। किसे? भारतीय संसद को है। और अनुच्छेद 83 के सेकंड में बताया गया है कि जो यानी परंतु के अनुसार, किसके यानी आपके अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान, किसके? लोकसभा की कार्यकाल के यानी उद्घोषणा के प्रवर्तन में यानी रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा, किसके द्वारा? संसदीय विधि द्वारा, किसके द्वारा? संसदीय विधि द्वारा एक बार में एक वर्ष कितना? 1 वर्ष तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कितने तक? 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और आपात घोषणा के यानी प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। कितना? यानी 6 माह की अवधि से ज़्यादा होगा। वो भी कब? जब मतलब जैसे आपातकाल की जैसे उद्घोषणा नहीं है या आपातकाल की स्थिति नहीं है तो 6 महीने से ज़्यादा यानी कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितना? अधिकतम 1 वर्ष तक। वो भी कब? जब आपातकाल की स्थिति हो। किसकी? आपातकाल की स्थिति हो तब 1 वर्ष तक, और नॉर्मल आपका यानी 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या है कि आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे जब आपातकाल की स्थिति हो तो कितने मतलब समय तक आपका यानी जो विधानसभा के आपके जैसे लोकसभा के जो सदस्य हैं, किसके यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं उसका यानी संसद कितना यानी कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो आपके 1 वर्ष तक। उसके अलावा यानी नॉर्मल जैसे समय में अधिकतम यानी कितना कार्यकाल बढ़ सकता है, तो 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये आपके सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपको हमने बताए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और अनुच्छेद 84 के अनुसार
अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। उसके अलावा लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। यानी वही व्यक्ति जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं जो मतलब 25 वर्ष की आयु हो, तो वो लोकसभा का, और राज्यसभा का जिसकी 30 वर्ष आयु हो वही चुनाव लड़ पाएंगे। तो ये क्या है? आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 62। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 84 सीटें आरक्षित हैं। कितनी हैं? 84 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। और आपको बता दें कि जो आपकी जैसे संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 330। 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। के लिए आरक्षण का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं? तो 84 हैं। उसके अलावा आपकी जैसे अनुसूचित जातियों के लिए कितनी है? 84 हैं। और आपकी अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी है? अनुसूचित, ये भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। अनुसूचित यानी जनजातियों के लिए कितनी है? तो आपकी 47 है। कितनी? 47 सीटें हैं। ये एक आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। यदि आपकी ये ना समझ में आ रहा हो, कि बहुत से स्टूडेंट को ना समझ में आ रहा हो, तो आपको बता दें जो अनुसूचित जाति है एक तरह से ये एससी वर्ग के लिए बात की जा रही है, और जो अनुसूचित जनजातियाँ ये एसटी वर्ग के लिए बात की जा रही है। आपसे यदि ये भी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में एससी वर्ग के लिए कितनी सीटों का यानी जैसे आवंटन किया गया है, तो आपकी 84 सीटें एससी वर्ग के लिए और एसटी वर्ग के लिए यानी 47 सीटों का जैसे आवंटन किया गया है। तो जो आपकी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हमने यहाँ पर बताए हैं। और साथ के साथ जो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 330 अनुच्छेद में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? ऑप्शन उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो। ऑप्शन बी उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। ऑप्शन सी वह न्यूनतम 30 वर्ष का हो, या ऑप्शन डी वह पढ़ा लिखा हो। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपका सही होगा। उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? तो उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में क्या हो? दर्ज हो। क्या हो? दर्ज हो। तभी मतलब वो क्या है?
चुनाव लड़ सकते हैं। और इसमें हम आपको बता दें कि इसके लिए आपकी आयु 25 वर्ष मांगी गई है कि यदि आप 25 वर्ष की आयु मतलब पूरी कर चुके हैं तभी आप क्या है लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कितनी आयु? 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो तभी क्या है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो आपका जैसे बताया गया तो ये अनुच्छेद 84 में इसका वर्णन किया गया है, इसमें अनुच्छेद 84 में भी बताया गया है। और आपको बता दें कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो क्या है कि ये इनका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। और लोकसभा के जो मतलब मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष क्या है कि उन्हें अपना जैसे मत देते हैं या उन्हें अपना यानी सपोर्ट करते हैं तभी वो प्रधानमंत्री बन पाते हैं और ये राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं। और आपको बता दें कि जैसे लोकसभा में भी एक लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, जो यानी क्या है कि लोकसभा की यानी संचालन करते हैं। और अभी आपके लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। इसके अलावा आपको बता दें कि आपके यानी पहले यानी लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन यानी थे? तो गणेश मालवंकर। क्या नाम था? गणेश मालवंकर इनका नाम था। और ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश मालवंकर या जी मालवंकर थे। तो ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार, यानी गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जाम हुए उनमें कई बार ये पूछा गया प्रश्न है अलग अलग परीक्षाओं में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और अभी कौन है? तो ओम बिरला अभी यानी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल क्या है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष है। और आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 85 का सेकंड 85 के सेकंड के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। पहले भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लोकसभा को जैसे पहले ही भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और ये आपको बता दें एक अच्छा प्रश्न है। और एक और जो प्रश्न बनता है, क्या राज्यसभा भंग हो सकती है? तो राज्यसभा भंग नहीं होती है। क्या नहीं होता है? राज्यसभा भंग नहीं होती है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यदि मध्यवर्ती चुनाव न हो तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्येक में होना चाहिए। ऑप्शन ए 5 वर्ष,
ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। यदि मध्यवर्ती चुनाव ना हो तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्येक वर्ष में होना चाहिए। कितने वर्ष में? तो 5 वर्ष में होना चाहिए। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में आपका होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। और विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। संसद से आरंभ होता है। ऑप्शन ए यानी संसद सत्र से आरंभ होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और विपक्ष के नेता के बीच की बैठक। ऑप्शन बी संसद के सभी नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। या ऑप्शन सी दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन। या ऑप्शन डी आपका लोकसभा अध्यक्ष के संदेश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी, दोनों सदनों में राष्ट्रपति की संयुक्त संबोधन। क्या होगा? संसद सत्र से आरंभ होता है, तो ऑप्शन आपका सी, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन। किसके? राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन के द्वारा ही क्या होता है? दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन के द्वारा ही संसद सत्र क्या होता है? आरंभ होता है। क्या होता है? आरंभ होता है। तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी आपको लगातार मिलते रहेंगे। क्योंकि ये आपका जो UPSI का एग्ज़ाम है इसमें एक एक प्रश्न का महत्व है। एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर के बराबर है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें कि ये तो आपके 2.5 नंबर, यदि आपके 0.1, 2, 3 इस तरह से भी यदि नंबर कम होते हैं ना, तो फिर भी आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। ये तो आपके 2.5 नंबर है, जिनका महत्व है कि हजारों स्टूडेंट आपसे पीछे हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, एक एक प्रश्न को वरीयता दें। और आपको बता दें कम से कम आपके संविधान से आपके UPSI में 20+ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि अभी तक जितने भी UPSI के एग्जाम हुए हैं उन सभी में ज़्यादातर कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा प्रश्न आपके संविधान से ही पूछे गए हैं। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। इसलिए जो संविधान की हम लगातार वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपका यानी अच्छा स्कोर बन सके। क्योंकि 20 से मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके 50 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? यानी 50 नंबर का इसमें यानी आपका सीधे सीधे 20 भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो 50 नंबर आपके सीधे सीधे बढ़ रहे हैं। और यदि इससे ज़्यादा भी प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो हो सकता है कि और ज़्यादा आपके नंबर बढ़ जाए। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, क्योंकि यदि आप शेयर कर देंगे तो आपके साथ जो और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो उससे उनसे आपका क्या हुआ, एक कॉम्पिटिशन हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन जब ही हो पाता है जब बहुत से अभ्यर्थियों के बीच में हम अपनी तैयारी कर रहे हों और भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हों, और यानी वो जो अभ्यर्थी हैं वो भी अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे रहे हों और आप भी दे रहे हों। तो उससे क्या है कि एक कंपटीशन का पता चलता है कि हमारी अभी किस तरह की तैयारी है, और साथ के साथ एक जोश भी आता है कि हाँ हम भी अच्छे से मेहनत करें जो जैसे अन्य अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो भी और भी कोई अपडेट आएगी UPSI से संबंधित तो अपने इस YouTube चैनल पर सबसे पहले बताई जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, एक एक प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपको कोई प्रश्न अच्छे से जैसे समझ में ना आया हो या कोई प्रश्न आपके जैसे पूरी तरह से समझ ना पाए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस प्रश्न को हम आपको अच्छे से ज़रूर बताएंगे।
लेकिन आप यानी एक भी प्रश्न को अपने एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका स्कोर अच्छा बने और इस तरह का बने कि आपका एक एक प्रश्न कितना, एक एक प्रश्न में कोई भी गलती ना हो और आपका स्कोर बहुत ही अच्छे लेवल का बन जाए, जो आपका सिलेक्शन हो जाए। यही हमारी शुभकामनाएं सभी अभ्यर्थियों को, क्योंकि हम केवल मेहनत कर सकते हैं। जो हमसे बन सकता है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हों, चाहे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हों, चाहे आपके यानी सभी सब्जेक्टों से संबंधित हों, तो या अन्य जैसे टॉपिक जो भी हैं वो सभी हम लगातार कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आपके यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बने और आपके कंधों पर 2-2 स्टार लगे। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके जब तक कंधों पर स्टार नहीं लग जाते तब तक हम दिन और रात मेहनत करेंगे। क्योंकि जब आपके 2 स्टार कंधों पर लगेंगे तो आप भी खुशी से हमसे यानी जो मैसेज करेंगे वही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि जो अभ्यर्थी का जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, उस दिन ये मानो कि हमें इतनी खुशी होगी कि शायद है कि दुनिया में आज तक खुशी ना हुई हो उतनी खुशी होगी। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो और वो आगे बढ़ें और अपने यानी जीवन को अच्छे से चलाएं। धन्यवाद।